मैं 15 साल की एक खुशमिजाज लड़की हूँ। मेरे गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें मैं, मेरे मम्मी पापा और बड़े चाचा रहते थे। मेरे चाचा जी हवेली के गंदे कमरे में बीमार औरतों को भेजते थे और 6 दिनों बाद वे औरतें बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाती थी। चाचा जी सिर्फ औरतों का इलाज करते थे। एक दिन मैं खुद कमरे में जाने लगी तो मम्मी ने पकड़कर मुझे बहुत मारा और कहा, खबरदार उस कमरे के पास भी देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। एक रात मैं बीमार पड़ गई थी, तो मैंने सोचा चाचा जी के उस गंदे कमरे में जाती हूँ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई तो मेरी रूह कांप गई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र 15 साल थी। मेरे बड़े चाचा जी गांव के छोटे से डॉक्टर थे। हमारी एक बहुत बड़ी हवेली थी और उसमें एक कमरा ऐसा था जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। कोई उस कमरे के आसपास फटक भी नहीं सकता था। मेरी उम्र उस समय बहुत कम थी, इसलिए मेरे दिल में हमेशा यह जानने की इच्छा होती थी कि आखिर उस कमरे में क्या होता है। वह कमरा मेरे चाचा जी का था। देखा जाए तो वह कमरा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसमें बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। मैं सारे घर में इधर उधर घूमती फिरती थी, क्योंकि मैं सारे भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए बहुत ज्यादा लाडली थी। मुझे उस कमरे के पास जाने की इजाजत नहीं थी। मेरी मम्मी कहती थी कि तुमको इस कमरे में कभी नहीं जाना है। ये गंदा वाला कमरा है, यहाँ घर का फालतू सामान रखा गया है। लेकिन यहाँ पर घर का सामान रखा जाता है तो मेरे चाचा जी उस कमरे में औरतों को क्यों भेजते थे, और 6 दिनों तक औरतें वहां से बाहर क्यों नहीं आती थी, और 6 दिन के बाद वापस आती तो फिर अपने घर को चली जाती। जब तक वो औरतें उस कमरे में रहती, उसके लिए 6 दिन का खाना पानी सब उसी कमरे में जाया करता था। अगर उस कमरे में कुछ नहीं था तो 6 दिन तक वो लोग क्या करते थे। जबकि मेरी मम्मी मुझे डराया करती थी कि वहां नहीं जाना, वरना तुम्हें कोई चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। एक बार सुबह सुबह मुझे एक औरत की रोने की आवाज आई। मैंने देखा कि मेरे चाचा आंगन में बैठे थे और एक औरत मेरे चाचा के कदमों में बैठी थी और कह रही थी कि आप मुझे उस कमरे में भेज दो, आपको ऊपर वाले का वास्ता। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाचा जी उससे कहने लगे कि बेटी, बात को समझो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आना। वह कहने लगी, मुझे अभी इजाजत मिली है और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। अगले हफ्ते मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। मैं 6 दिन तक घर के बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मुझ पर कृपया करें, मुझे अभी उस कमरे में जाने दे। मैं दरवाजे के पास अंदर खड़ी थी, लेकिन मुझे आवाज आ रही थी। मैं छुपकर यह सब देख रही थी। फिर उसने औरत को पूरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। चाचा जी ने कहा, शोर मत करो, मैं तुम्हारी जगह बनवाने की कोशिश करता हूँ। जगह बनाने में से चाचा का क्या मतलब था। वह औरत से भरा हुआ कमरा था, वहां पर जरा भी जगह नहीं था। ऐसे भी वहां पे क्या होता था। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि मुझे पीछे से सर में हल्का सा थप्पड़ पड़ा और मेरी माँ ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें मना किया था मैंने। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही थी मम्मी, हमेशा मुझे उस कमरे में जाने से मना करती थी, मुझे छोटी छोटी बातों में टोकती थी। मेरे भाई तो सब कुछ करते फिरता था, परंतु उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। इसलिए मैं भी वो सब कुछ करना चाहती थी जो कि मेरा भाई करता था। लेकिन मेरी माँ कहती थी, तुम हर जगह नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम एक लड़की हो। पर इंसान की फितरत होती है, उसे जिस काम से रोका जाता है वह वही काम करने के बारे में सोचता है। अब मैं भी अपनी जिद पर आ गई थी और मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं जानकर ही रहूंगी कि उस कमरे में क्या होता है। एक बार मेरे पास मेरी एक दोस्त आई और कहने लगी, चलो खेलते हैं, आज मैं पूरे दिन तुम्हारे ही घर में रहूंगी। मैंने कहा, तुम्हें इजाजत कैसे मिल गई मेरे घर में रहने की। तुम्हें तो इजाजत नहीं मिलती है, तुम्हारे माँ पापा तो तुम्हें कहीं जाने नहीं देते हैं। तो उसने बताया कि मेरी माँ कहीं गई हुई है 6 दिन के लिए इलाज करवाने, और मेरे बाबा भी सुबह काम पर चले जाते हैं, इसलिए मैं मौका देखकर यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने कहा, फिर तो 6 दिनों के लिए लगता है तुम्हारी माँ और मेरे घर आई होगी।
वह मेरी बात सुनकर हैरान थी। मेरी माँ तुम्हारे घर क्यों आएगी? वह तो किसी और शहर में गई है। मैंने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला है। आजकल जो भी औरतें 6 दिन के लिए घर से गायब होती है वह मेरे ही घर आती है। मेरे चाचा उसका इलाज करते हैं। वह कमरा देख रही हो ना, वहां पर छोड़ देते हैं। उनको 6 दिन के लिए फिर उस कमरे में खाना पानी दिया जाता है और बाकी जरूरत की चीजें भी। वह कहने लगी, फिर तो मुझे मेरी माँ से मिलना है। मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा कि इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी, वहाँ किसी बच्चे को नहीं जाने देते। तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे, हमको कौन सा सबको बताकर जाना है। हम अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। कहने लगी, कुछ नहीं होगी, जान से तो नहीं मार देंगे ना। मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, उनसे बातें करनी है, पूछना है कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि वह 6 दिनों के लिए घर से बाहर चली गई। छोटे छोटे बहन भाइयों को मेरे हवाले करके पूरा दिन मैं काम करके थक जाती हूँ। यार मदद करो मेरी। मैं अपनी दोस्त के कहने पर उस कमरे के करीब चली गई और सीढ़ियों से अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मेरी सहेली सीढ़ियों को पकड़कर खड़ी थी और मैं ऊपर चढ़ रही थी। जैसे ही मैं अंदर जाकर देखने वाली थी कि मेरे कानों में मेरी मम्मी की आवाज आई, जो कि मेरी सहेली को डांट रही थी और मार भी रही थी। मुझे भी मेरी माँ ने देख लिया और सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया और बोली कि नीचे गिरा दूंगी। मैं जल्दी जल्दी नीचे आई। मैं जल्दी जल्दी नीचे आई और मुझे पता था कि मेरी अच्छी सी पिटाई होगी। और वही हुआ, मम्मी ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। मेरी सहेली को बोला कि जल्दी यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा को बुला लूंगी और आइंदा जो कभी भी इस कमरे की तरफ देखा तो। और उस कमरे से निकाल दिया। शाम को मम्मी ने पापा को बताया। उन्होंने भी मुझे बहुत डांट दिया। जबकि आज तक जब भी मम्मी पापा से मेरी शिकायत करती थी तो पापा यही कहते थे कि मेरी लाडली बेटी को कुछ ना कहो, उसको तो सातों खून माफ है, जो करती है करने दो। लेकिन आज तो पापा ने मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा कि आइंदा तुम उस कमरे के पास नहीं जाओगी। सुन लिया ना? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना सभी मुझे उस कमरे की तरफ जाने से मना कर रहे थे, मेरे अंदर गुस्सा सा बढ़ता ही जा रहा था। मैंने भी मन ही मन ठान लिया था कि मैं तो उस कमरे में जाकर ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, बस मुझे सही समय का इंतजार था। एक दिन मैंने उस कमरे से चीख पुकार की आवाज सुनी। एक औरत चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यह काम नहीं करना है, भगवान के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझ पर रहम करो। उस औरत की चीख पूरी हवेली में गूंज रही थी और बड़े चाचा भी चिल्लाकर कह रहे थे कि चुप रहो, अब आई हो तो यह काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आता है उसे यह काम करना ही पड़ता है, चाहे जो भी हो जाए। बिना वह काम तुम कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी वजह से 4 औरतों को मना किया। यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। चाचा ने कहा, यहाँ जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और अब तुम इरादा नहीं बदल सकती हो। वह औरत रोने लगी और मैं सोचने लगी, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक दफा मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक से मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे मम्मी पापा दोनों जाग गए और फिर बहुत परेशान हो गए। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और फिर मम्मी भी रोने लगी और रोते हुए पापा से कह रही थी कि यह हमेशा उस कमरे के आसपास चली जाती है, कहीं इसने कमरे के अंदर झांक कर तो नहीं देख लिया, क्योंकि यह तो बहुत ही बुरी तरह से डर रही है और जिसके कारण चीख रही है, चिल्ला रही है। पापा और माँ की आंखों में अजीब सा डर था। पापा ने कहा, ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, फिर तो यह सारी जिंदगी डरती रहेगी। मैं उस वक्त नींद में नहीं थी, उनकी बातें सुन रही थी। आखिर क्या था उस कमरे में जिसको देखकर मैं सारी जिंदगी डरती रहती? फिर मैंने सोचा कि शायद ये मुझे अपने पास रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझ पर मम्मी की दवाई का असर नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरी माँ अपने कामों में लगी थी। घर में कोई भी नहीं था। सोचा कि औरतों के उस कमरे में जाती हूँ तो ठीक हो जाती है।
कहती है कि हमारी जो पुरानी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हमारी 40 साल की बीमारियां दूर हो गई। मुझे तो सिर्फ पेट में दर्द है। अगर मैं 1 घंटा के लिए उस कमरे में चली जाऊंगी तो मेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा, और यही अच्छा बहाना है। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगी कि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं वहां चली गई। उस कमरे में जाने का कोई दिक्कत नहीं था। आराम से मैं अंदर जा सकती थी, क्योंकि उसके दरवाजे के ऊपर इतनी जगह थी कि मैं आराम से कमरे के अंदर निकल सकती थी। दिक्कत यह थी कि वहां जाने से पहले ही किसी को मालूम हो जाता तो मेरा प्लान फेल हो जाता। लेकिन आज मैदान बिल्कुल साफ लग रहा था। आज मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं था। पापा घर पर नहीं थे और चाचा भी घर पर नहीं थे। घर के कुछ नौकर भी छुट्टी पर थे। दोपहर का वक्त था। मम्मी अपना काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और मेरे पास यही वह वक्त था कि मैं आज उस कमरे में जा सकती थी। मैंने बहुत आराम से गेट खोला और आराम से उस कमरे में चली गई। कमरा का दरवाजा बड़ा था और आगे से उसमें बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। मैंने पर्दे को हटाया तो सामने अंधेरा था। जबकि अभी दिन का वक्त था। मैं कमरे के अंदर चली गई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई और है। मैं आसपास देखने लगी कि कहीं तो लाइट लगी होगी। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कमरे के हिसाब से वहां 10 कमरे बनाए जा सकते थे। इस कमरा नहीं कहना चाहिए, यह तो किसी तबेला जैसा लग रहा था। और इतनी गंदी बदबू आ रही थी उस कमरे से कि मैं हैरान रह गई। इतनी गंदी बदबू थी कि मैंने अपनी नाक पर हाथ रख लिया और जल्दी जल्दी स्विच तलाश करने लगी, जो मुझे मिल ही गया। 2 से 4 बटन मैंने दबाया तो अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस कमरे में ध्यान रखी जाती थी, लेकिन क्या उस ध्यान को यहाँ से हटाया नहीं गया था जो इतनी भारी बदबू आ रही थी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की कि मेरी रूह और हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि जो मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी वह किसी 15 साल की बच्ची के लिए बहुत ही अजीब और खौफनाक मंजर था। उस कमरे में कुछ जानवर लाइन से पड़े हुए थे। 7 से 8 जानवर। उस जानवर के पीछे का हिस्सा जानवर के जैसा और उसका आगे का सर औरतों के जैसे था। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी। उन जानवरों का सर औरत की तरह था और पैर गाय के जैसा था। मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो वह सारे एक साथ बोलने लगी, डरो नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्यों डर रही हो। और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरी सिरहन बैठी रो रही थी और मेरे पापा के साथ लड़ रही थी और बोल रही थी, क्यों करते हैं तुम्हारे भाई इस तरह के काम। इस काम के जमा चले गए, अब कौन ऐसा काम करवाता है। दूसरों को भी तंग करते हो। घर में इस तरह की चीजें रखोगे तो बच्चों का ध्यान तो जाएगा ना। बच्चे की तो आदत होता है, जितने हम उनको मना करेंगे वो वही काम करेंगे। इसका क्या कसूर है। कितनी बुरी तरह डर गई मेरी बच्ची। अगर डर के मारे इसका दिल बंद हो जाता तो वहां पर पड़ी हुई मर जाती तो हम क्या करते। डॉक्टर के पास लेकर जाते भी तो वो क्या कर लेता। तुम अपने बड़े भाई को मना करो कि अब वह यह पुराने तरीके छोड़ दे। अब यह कोई नहीं करता है। इन सब कारणों के कारण अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम सब लोग कहते थे कि ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं होता है, और वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु मेरी बेटी तो इसी घर में रहती है। अब यह कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि 15 साल की हो गई है, और 3 साल के बाद यह जवान हो जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना और कुछ नहीं जानना है। मुझे बस मेरी बच्ची की जान की फिक्र है। मैं अपने घर में इस तरह की कोई हरकतें नहीं होने दूंगी। खत्म करो यह सब। अब इस काम से तौबा करो। इस उम्र में इस तरह की हरकतें ना करें। कल किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारे गले पड़ जाएगी। मैं अचानक से उठी और मैंने डरना शुरू कर दिया, और मैं बोली कि मैं वहां पर गई थी। आप लोगों ने मुझे मना किया था, फिर भी मुझे जानना था कि उस कमरे में क्या होता है। और जब वहां पर मैंने देखा, इस कमरे में गाय पड़ी हुई थी जिसके सर औरतों के थे। यह क्या हो रहा है मम्मी। मैं पूरी तरह चिल्लाने लगी और मेरी माँ फिर से रोने लगी। अब तो मेरे पापा भी परेशान हो गए। 1 हफ्ता तक मैं इस तरह डरते रही, चिल्लाते रही। मुझे बुखार था, मेरी हालत बहुत खराब थी।
यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल में भी दाखिल कर दिया गया। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे। 3 दिन के बाद जब मैं कुछ नॉर्मल हुई तो मेरे मम्मी पापा मुझे घर ले आए। और फिर एक दिन मेरे बड़े चाचा और मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे पास बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम जिस चीज से डरती हो हम तुम्हें उनके बारे में बताना चाहते हैं और तुम्हें इसलिए उस कमरे में जाने नहीं देते थे, कहीं तुम डर ना जाओ और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा, वह सब क्या था, मुझे बताइए नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे चाचा ने कहा कि यह एक पुरानी परंपरा है, जो तुमने देखा वह तरीका है इलाज का। वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वहां पर कोई गाय नहीं थी, वह सारी की सारी औरतें ही थी। दरअसल इस तरीके के इलाज से पुराने बीमारियां ठीक हो जाती है। हमारे पूर्वज लोग इसी तरह से गंभीर बीमारियों को ठीक करते थे। गंभीर बीमारियों से ग्रसित हुई औरतों को 6 दिन के लिए उस बड़े जानवर के खाल में पूरी तरह अपने आप को लपेटकर गुजारना होता है और एक कमरे में पड़े रहना होता है। यह तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं होता। 6 दिन तक जानवरों की खाल को अपने बदन से लगाकर रखना होता है। इसमें बहुत बुरी तरह बदबू होती है जो कि बर्दाश्त करनी होती है। खाना भी बहुत ही हल्का खा होता है और यह नुस्खा बहुत ज्यादा मुश्किल है। आजकल ज्यादातर लोग इसे नहीं करते। पुराने समय में इस तरह का इलाज बहुत ही होता था, परंतु अब इस तरह की बातों में कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि अब नई नई तरह की दवाइयाँ और मशीन सब आ गई है। पहले लोग बहुत करते थे, फिर लोग इससे दूर होने लगे, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं था। ज्यों कि यह बहुत पुरानी परंपरा थी, इससे फायदा बहुत ज्यादा होता था। इस तरह से कोई जानवर की खाल लपेटकर गर्दन तक बैठा हो तो जाहिर सी बात है, अजीब लगता है। इसलिए हम तुम्हें वहां जाने नहीं देते थे। बच्चों को यह मंजर दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब तुम हमारे खानदान की एक ही बच्ची हो। हम लोगों ने सोचा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हम तुम्हें समझा देंगे और तब तुम समझ भी जाओगी, क्योंकि अभी तो तुम बच्ची हो। लेकिन तुम तो वहां पर जा पहुंची। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या वाकई उससे फायदा होता है? तो मेरे चाचा जी ने कहा, बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। औरतों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यह तरीका का इलाज सिर्फ मर्दों के लिए था, क्योंकि औरतों का 6 दिन तक ऐसे बैठे रहना मामूली बात नहीं था। परंतु मैंने औरतों का इलाज भी करवाया। इलाज तो सबके लिए होता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि यह तो एक तरीका है इलाज का, तो मेरे दिल से सारा डर निकल गया। अचानक से मैं बहुत नॉर्मल हो गई। लेकिन मेरी माँ और पापा ने चाचा को कहा कि अब आइंदा यह काम नहीं करेंगे। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाचा जी को यह काम करने दे। अगर इससे लोगों को फायदा हो रहा है तो यह रुकना नहीं चाहिए। बाकी लोग तो कई साल तक अपने साथ बीमारियों लेकर चलते रहते हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन असर नहीं होता है। अगर इस तरह के इलाज से लोगों को फायदा मिल रहा है तो हमें यह रोकना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि इस घर में अब यह काम नहीं होगा। कल को किसी रिश्तेदार के बच्चे आ जाएंगे तो क्या हम उनको रोकते फिरेंगे? वैसे भी गांव वाले हम लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। वो कहते हैं कि यह इलाज औरतों के लिए नहीं था। आपने औरतों के लिए क्यों शुरू किया? हमारे लिए यह कोई प्रॉब्लम बन जाएगा। वैसे भी यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों पर मारने और मरने पे उतारू हो जाते हैं। इसलिए चाचा जी ने भी प्रॉब्लम समझकर इसे खत्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी वो मुझे सब कुछ बताया करते थे। यह सब कैसे होता है, इसके तरीके क्या है, किस तरह से मरीजों को 60 दिनों तक कहाँ रखना होता है, ऐसे मरीजों को खाने के लिए कौन सी चीज देनी हो चाहिए, उसे कितना पानी पीना चाहिए। मेरे चाचा मुझे सब कुछ बताते थे। बड़ी हुई तो मैंने मेडिकल की पढ़ाई की और अब एक डॉक्टर बन गई हूँ। मेरे बड़े चाचा के अब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सारा तजुर्बा मैंने अपने डायरी में नोट कर लिया और फिर मैंने इस काम के लिए वहीं पर एक बहुत अच्छी जगह बनाई है और उसी जगह को साफ करवाया, टाइल्स लगवाई, एसी लगवाई, छोटे छोटे कमरे बनवाया। उस काम को साफ सुथरे और अच्छे तरीके से शुरू किया। अब वहां पर न सिर्फ गांव के लोग बल्कि आसपास के भी लोग आने लगे हैं। वह 6 दिनों के लिए अपने आप को हमारे पास जमा करवा देते हैं
और हम उनसे उस काम के पैसे भी लेते हैं और साथ में उनकी मदद भी करते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज आता है जो पैसे नहीं दे पाता तो हम उनसे पैसे नहीं लेते हैं। और यह देखकर मैं वाकई हैरान थी कि जो काम बड़े बड़े दवाइयाँ न कर सकती थी वह काम इस तरीके से हो जाता था। लोग कहते थे कि हमें लगता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मना किया और कहा कि मैं यह काम ना करूं, लेकिन मुझे मेरी परंपरा को लेकर चलना था। मेरे घर वालों ने मुझे इस काम की वजह से जायदाद देने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन फिर पता चला कि मेरे चाचा ने अपने हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम कर दिए थे, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। और मेरी बड़ी चाची भी शादी के कुछ साल बाद ही बीमारी के कारण चल बसी थी और मेरे चाचा अकेले रह गए थे और हमारे ही साथ घर में रहते थे। चूंकि मेरे भाई भी थे, लेकिन शायद वह जानते थे कि मैं इस परंपरा को आगे ले जाऊंगी। इन्हीं पैसों से मैंने यह छोटा सा काम शुरू किया था और बेशक लोगों को फायदा हो रहा था। जब इससे लोगों को फायदा मिल रहा था तो फिर नुस्खा को रोकना नहीं था। कुछ लोग आजकल भी इसको बुरा समझते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। कानून भी मुझे नहीं रोक सकता और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह कोई गलत काम नहीं है। इलाज तो इससे भी खतरनाक और अजीबोगरीब किस्म के होते हैं। यह तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस चीज से मैं इतनी बुरी तरह डर गई थी वह 7 से 8 दिनों तक मेरी हालत गंभीर हो गई थी। आज वही मेरा रोजगार का साधन बन गया है और सुकून भी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।